इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बहुत ही जल्दी में है तैयार करने की। इलेक्शन कमीशन एक मुकम्मल तौर के ऊपर एक ऐसा इदारा बन चुका है जिसकी यूटिलिटी ही ख़त्म हो गई। इसीलिए हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। हम डेडलाइन दे देंगे इस हुकूमत को कि वो कब तक जो है वो अपनी असम्बली को तहलील करती है, और अगर नहीं तहलील करती तो फिर उसके बाद नतीजे में जो रास्त इक़दामात हैं वो इसी जलसे में हम बता देंगे। अभी ये कह रहे हैं कि उजलत में फैसला आया है। 8 साल किसी भी पार्टी की फंडिंग के बारे में, तहकीकात के बारे में 8 साल वो मुद्दत है जो कभी पाकिस्तान की तारीख में किसी फैसले को पार्टी के लिए नहीं इस्तेमाल की गई। और जैसे मैंने पहले कहा कि पहली दफ़ा किसी पॉलिटिकल पार्टी को डिक्लेयर किया गया है कानून के मुताबिक फॉरेन एडेड पार्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूँ दुआ जमील। आज के प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान होंगे उनका तारुफ करवा देती हूँ। कंवल शौज़ब साहिबा आज प्रोग्राम का हिस्सा हैं। निसार चीमा साहब आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं, PMLN से इनका ताल्लुक। और बैरिस्टर अहमद पंसोटा साहब आज के पैनल का हिस्सा होंगे। इस्माइल कासिम साहब आज के हमारे पैनल का हिस्सा हैं। मैं तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहूँगी। नाज़रीन, हुक्मरान इत्तेहाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सियासी और कानूनी जंग हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। गवर्नमेंट मुल्क को सियासी और मुआशी बहरान से निकाल कर अपनी मुद्दत पूरी करने की कोशिशों में मसरूफ़ है, लेकिन तहरीक इंसाफ का मानना यह है कि मौजूदा सियासी और मुआशी बहरान का हल सिर्फ और सिर्फ फौरी जनरल इलेक्शन है। नाज़रीन, ये इलेक्शन कब और कैसे होंगे? तहरीक इंसाफ एक तरफ ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की बात करती है तो दूसरी तरफ ज़िमनी इलेक्शन के शेड्यूल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। साथ ही गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया है कि वो 1 माह में असम्बली तहलील करके फौरी इलेक्शन कराए। इसी सिलसिले में आइंदा का लाहे-अमल देने के लिए PTI ने 13 अगस्त की रात इस्लामाबाद में एक बड़ा पावर शो करने का भी ऐलान किया है। उधर कबल अज़ वक्त इलेक्शन में तमाम रुकावटें ख़त्म हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने तमाम एतराज़ात ख़त्म करके हल्का बंदियों का काम भी मुकम्मल किया है और वाज़ेह कर दिया है कि किसी भी वक्त इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। इसी हवाले से हम अपने पैनल से बात करेंगे। साथ ही ये जो ममनुआ फंडिंग है, PTI के खिलाफ घेरा तंग तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। हम इस पर भी बात करेंगे। क्या गवर्नमेंट जो इस वक्त लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगवाना चाहती है, क्या वो लगवा सकेगी या नहीं? अहमद साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। बैरिस्टर अहमद साहब, अब चूँकि हर मामला पार्लियामान में लड़ने की बजाय अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासी जमातें, हमारे सियासतदान अदालतों में ले जाते हैं। अब इमरान खान साहब ने ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। 9 हल्कों से उन्होंने कहा मैं खुद ही इलेक्शन लड़ूंगा। फिर अदालत में चैलेंज भी कर दिया गया। अर्ली इलेक्शन का मुतालबा भी किया जा रहा है। नून लीग जो हुकूमती इत्तेहाद है, राना सना का ये कहना है कि अगर अब KP और पंजाब की असम्बलियों को तहलील कर दें तो हम असम्बली तहलील कर देंगे और इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं। आप क्या देख रहे हैं इस वक्त सिचुएशन? इलेक्शन कमीशन कबल इस वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है। आपको लगता है कि अर्ली इलेक्शन की तरफ इस वक्त जो अदालती मामलात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए अर्ली इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं? देखें जी, पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल टर्मोइल का जो इस वक्त एक वाहिद हल है वो अर्ली इलेक्शन है। मैं तो ये पिछले 2-3 महीने से बात कह रहा हूँ। अगर अर्ली इलेक्शंस नहीं होंगे तो वन वे और दी अदर बार बार कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त अदालत में होगी। उसका एक सबूत ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ भी अदालत में है, PTI भी अदालत में है, PMLN भी अदालत है। किसी ना किसी मामले में मामलात को, सियासी मामलात को अदालत में ले जाना इज द लास्ट थिंग दैट एनी पॉलिटिकल पार्टी शुड डू। और प्रॉब्लम ये है कि आपका जो पार्लियामान है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरन है, सुप्रीम है और सारे मामलात यहाँ पर हल होने चाहिए। मैं तो बड़ी देर से इस चीज़ के ऊपर इंसिस्ट कर रहा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली खा वो ज़िमनी इंतखाब हो, खा वो किसी पार्टी का मंशूर का मामला हो, खा वो जिस तरह भी आपने बात की कि जो इलेक्शन स्केड्यूल है उसका मामला हो, वो अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड कर रहा है। यानी कि 17 लोग विल ऑफ द पीपल को इंटरप्रेट करें, डिसाइड करें, बट 343 जो कि अब ऑफ कोर्स -123 करके वो लोग अनेबल हैं उस विल ऑफ द पीपल को डिसाइड करने में या इंटरप्रेट करने में। तो ये बड़ा ही पाकिस्तान के लिए एक अलमिया है। दूसरी बात ये है कि मैं जो इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी है उसको एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी समझता हूँ। ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी
क्लियर कि वो लड़ना नहीं चाहते इलेक्शन, लेकिन जो उनकी रात वाली मूव थी कि जी हम 9 की 9 हल्के जो हैं उन पर खुद लड़ना चाहेंगे और फिर दोबारा इलेक्शंस होंगे, फिर होगा। दिस इज बेसिकली जस्ट अ वे ऑफ टीजिंग द गवर्नमेंट, और मकसद उसका ये है कि ही वांट्स कि एट द एंड ऑफ द डे इलेक्शंस अनाउंस हो जाएं, जो कि गवर्नमेंट रिलक्टेंट। अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि पहले पंजाब असेंबली और इसको तहलील करें तो हम ऊपर वाली असेंबलीज को तहलील कर देंगे। ये बातें इनको आपस में बैठ के डिसाइड कर लेनी चाहिए वंस फॉर ऑल। फेडरल गवर्नमेंट को भी जिद से काम नहीं लेना चाहिए, बिकॉज अगर इलेक्शन लेट से अक्टूबर के बजाय नवंबर में, नवंबर के बजाय जनवरी में चला जाएगा, उसका फायदा इनको पता नहीं हो ना हो, पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा उसका। सो इस पर एक फ्रेश मैंडेट आए जिसको गवर्नमेंट भी तस्लीम करे, जिसको इदारे भी तस्लीम करें, जिसको पाकिस्तान की आवाम भी तस्लीम करे, और सड़कों पर निकलने वाला रिवाज आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो, जो कि मैं समझता हूँ बड़ी डिमांड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। ठीक ठीक। अच्छा, वैसे साहब मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगी। इमरान खान साहब की नाअहली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाअहली, ममनुआ फंडिंग केस को सामने रखते हुए तोशा खाना केस के मामले को भी, इस पर भी हम बात करेंगे। निसार चीमा साहब, अभी आप गुफ्तगू सुन रहे थे बैरिस्टर साहब की भी, और तकरीबन तमाम हलकों में यही बात हो रही है कि ये जो मामलात हैं, ख़ासतौर पर मौशी बहरान है, इसका हल यही है कि आप अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएँ। आपको लगता है कि हुकूमती इत्तेहाद रिलेक्टेंट है? अब तो इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है कि हमारी पूरी तैयारी है। इस पर आपका क्या टेक है आपकी जमात का, चूँकि आप विफाक में गवर्नमेंट कर रहे हैं और तमाम इत्तेहाद जो PDM की शक्ल में मौजूद है, आप समझते हैं कि आप लोग तैयार हैं अर्ली इलेक्शन के लिए? जी निसार चीमा साहब। जी निसार चीमा साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, शायद ऑडियो का कोई इशू है। कमल शौजब साहिबा, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आगाज़ से यही मुतालबा आ रहा है, तो जब तक आप पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, आपको लगता है कि फिर ये मामलात किस तरफ आगे बढ़ेंगे कि आपका जो मुतालबा है अर्ली इलेक्शन का, उस पर बात हो सके, इंतखाबात की अनाउंसमेंट हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। दुआ देखिए, मामलात जब बदनीयती पे मबनी हो और इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हो मुख्तलिफ इदारे और बिलखसूस इलेक्शन कमीशन ऑफ शरीफिस्तान, तो फिर इस तरह के मामलात जो जिस नहज तक पहुँचे, अभी आप जो पूरी बात कर रही थी, अहमद तनसोटा साहब ने भी काफ़ी अच्छा अपना इनपुट दिया, मैं उसी पे डिबेट रखते हुए आगे बढ़ाती हूँ आर्गूमेंट। तो ये मामलात फिर आप असम्बली में बैठे या नहीं बैठे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने असम्बली पहले दिन से मानी नहीं थी ये रजीम चेंज ऑपरेशन, और हम बिलीव भी करते, हमने सबूत भी दिए, जिस पे आज तक ना सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी की और ना जो स्पीकर हैं मौजूदा इस रजीम चेंज के नतीजे में आने वाले, उन्होंने कभी वो साइफर खोल के दिखाया लोगों को। और आप वो पहले के सारे मामला जो 4 महीने से चल रहे हैं वो आपके सामने। अब जो इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से, या इलेक्शन कमिश्नर ने जो पार्टिसिपेट किया है, ये सारा जो मामला 8 साल की ये बात कर रही थी मैडम मरियम औरंगजेब साहिबा, इनसे पूछना यह था कि आपकी पार्टी तो बहुत पुरानी है, आप लोगों ने आज तक कभी ऑडिट किया ही नहीं अपनी पार्टी का। आप सबकी फरमाइश पे अगर ये फैसला फरमाइशी आया, आपकी वजह से कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट किया इलेक्शन कमिश्नर ने कि ये पूरे का पूरा टोला जो हुक्मरान भी है ये जाके उसमें बैठता है इलेक्शन कमीशन में, और इनके कहने पे इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और ट्वीट्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, जिसके बाद उन्होंने कहा जी हम उजलत में ये फैसला देते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की क्लियर डायरेक्शंस मौजूद थी कि सारी पार्टीज का फैसला इकट्ठा आएगा। बाकी पार्टीज की तो आपको कहीं इन्वेस्टिगेशन भी अब नजर नहीं आ रही, ना कोई बात की जा रही है। उसामा बिन लादेन वाली फंडिंग की बात बेनजीर साहिबा ऑन रिकॉर्ड कह के गई, बिलावल ने उसको इंडोर्स किया हुआ, क्यों नहीं उस पर एक्शन लिया जाता? लिबिया से फंडिंग होती रही और मुख्तलिफ अरब ममालिक से फंडिंग होती रही, मुख्तलिफ जो मजहबी जमातें बिलखसूस जमीयत उलमा इस्लाम फे जो है मौलाना फजलुर रहमान PDM को लीड कर रहे हैं, वो कहते हैं हमारी तो गैब से इमदाद हो रही। 16 अरब के मनी लॉन्ड्रिंग के केस पे जिस दिन कन्विक्शन होनी थी उस दिन शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए, उनके बेटे के ऊपर केस था। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले जब एहतसाब अदालत ने बुलाया दोनों बाप बेटे को, एक ने कहा कमर में दर्द है, दूसरे ने कहा चलने से कासिर हूँ। मुबारकबाद है हमजा शहबाज पास की कि वो अब लंदन पहुंच गए, हजारों किलोमीटर का फासला दूर करके और तय करके, और चंद किलोमीटर का फासला उन्होंने ये नहीं तय किया कि जाके एहतसाब अदालत में जवाब दें। मामलात सिर्फ इतने हैं, खौफ है, दुआ ये सिर्फ सब मिलके अकेली PTI से खौफ ज़्यादा है, हर तरफ से किस चीज का खौफ? इलीगली अर्ली इलेक्शन में किस दीवार चीज का से खौफ? लगाना, इनको पता है इलेक्शन से खौफ ज़्यादा ये अवाम ने जो अभी टर्नआउट दिया, 17 सीटें हमने जीती, 2 इन्होंने हमसे छीनी धांधली करके, इनको पता है कि ये जहां से भी इलेक्शन लड़ेंगे ये हारेंगे। आप मुझे बताइए,
मैं आपको डेट के साथ बता देती हूँ। 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च शुरू की थी मोहतरम बिलावल ने, और उसकी डिमांड क्या थी कि असेंबलियां तहलील कर दी जाए, इलेक्शन कराया जाए। जब हमने 3 अप्रैल को असेंबली तहलील कर दी, इन्होंने कहा नहीं, हमारे पास एक स्पेशल एल्फी आई है, इसको वापस जोड़ा जाए, ये सब कुछ रिवर्स किया जाए और हम बैठेंगे। पहले तो ये सारे इलेक्शन कर रहे थे, जब हमने असेंबली तोड़ दी, उन्होंने कहा नहीं, ये असेंबली वापस बनेगी। मामलात इतने सीधे नहीं जो आपको सामने नजर आ रहे हैं। और दूसरा, मैं निसार चीमा साहब पे टेक को मैं ये बताना चाहती हूँ, एक जुमला सुन लें। हम कान में रोटी नहीं डालते हैं जो आपकी हम बातों में आएंगे कि जी पहले पंजाब और केपी की असेंबली तोड़ो फिर हम तोड़ेंगे। अगर आपकी नीयत ठीक होगी तो असेंबली सिंध की पहले टूटेगी और वफाक से डिसॉल्व होगी, अगले दिन पंजाब और केपी फारिग होगा। लेकिन जनरल इलेक्शन इस सारी पॉलिटिकल क्राइसिस का वाहिद हल है। और मैं इतना आखिरी कह दूं कि जो इकोनॉमिक टर्मोइल हुआ है, जो डिजास्टर हुआ है और जो पॉलिटिकल डिजास्टर हुआ है, वो इस रिजीम चेंज के नतीजे में हुआ है। उसका ताल्लुक पीटीआई से नहीं था, ये आपका कॉस्ट था, आपने क्रिएट किया पाकिस्तान को इस वर्ज पे, आपने पहुंचाया। से डॉक्टर साहब का टेक लेते हैं। डॉक्टर निसार साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं कमल साहिबा की भी, मतलब नून लीग और ये जो इत्तेहाद है, हुकूमती इत्तेहाद, आप खौफज़दा हैं कि अगर आप अवाम में जाएंगे तो जिस तरह ज़िमनी इंतखाबात में देखा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाकई बता दिया कि अवाम में उनकी बड़ी मकबूलियत है, आपको लगता है कि आप खौफज़दा हैं इसलिए अर्ली इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे, या आप समझते हैं जिस तरह से आपके वुज़रा ये बयानात भी देते हैं कि मुआशी बहरान से पाकिस्तान को निकालने के लिए ज़रूरी है कि कुछ टाइम आप इसी तरह से मैनेज करें और पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाएं और उसके बाद अर्ली इलेक्शन में जाएं, क्या कबाहत क्या है इसमें? देखिए, गुजारिश ये है कि कमल बहुत अच्छा बोलती हैं और बहुत अच्छा केस प्लीड करती हैं। ये अलग की बात है कि केस इनका कमज़ोर है, वकील बहुत अच्छी हैं। बात ये है कि मेरी ये दुआ है कि कमल जो है वो मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करें। मेरी बड़े अरसे से ये ख्वाहिश भी है, कोशिश भी है कि ये हमारी तरफ आएँ और इंशाअल्लाह मेरा ख्याल है वो वक्त आएगा इंशाअल्लाह। क्योंकि देखें, बात ये है कि अब तो इनके जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया है, उसके बाद तो ये है कि इनके अपने वोटर सपोर्टर और ख़ास तौर पर नौजवानों में तो बड़ी मायूसी हुई है, बहुत मायूसी पैदा हुई है। क्योंकि उनको ये पता नज़र आ रहा है, उनको पता चल गया है कि हम तो नहीं लेके गए इलेक्शन कमीशन के सामने ये केस, ये तो ना पीडीएम ना मुस्लिम लीग नून, ये तो इनके अपने फाउंडिंग मेंबर जो घर के बेदी थे वो लेके गए और उन्होंने तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए अपने साबिक चेयरमैन के ऊपर, पीटीआई के चेयरमैन के ऊपर कि जी ये घपले करते रहे, ये जो चीज़ें छुपाते रहे, कि ये उसको कंसील करते रहे, ये ममनूआ फंडिंग लेते रहे और ये झूठे अलफनामे जमा करवाते रहे। बिल आखिर ये है कि इलेक्शन कमीशन ने भी यही फैसला किया। आप देखें, अगर इनका दामन साफ था पीटीआई का, तो फिर यह है कि इनको बार बार दरखास्तें देने की क्या जरूरत थी कि ये पहली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन को हक ही नहीं है समाज का। फिर यह है कि इसको तूल देने की बार बार तारीखें लेते रहे। फिर ये जब समाज शुरू हुई तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, इसको खुफिया रखा जाए, अवाम के सामने ना आए। अंदाजा कर लें, अगर दामन साफ हो, हाथ साफ हो, तो क्या कबात थी, ये क्यों इस तरह की दरखास्तें देते रहे। अब जब साबित हो गया कि ये तो ये जो जिनको ये गलत तरीके से, एक ये है कि एक इंतहाई मशकूक किरदार के हामिल एक जज ने, चीफ जस्टिस ने, बदकिस्मती से जो मुल्क का चीफ जस्टिस था साकिब निसार, उसने ये कि वो लक़ब जो सिर्फ और सिर्फ पूरी कायनात में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मंसूब हैं, जो उनके लक़ब हैं सादिक और अमीन के, वो ये है कि ये ओन साहब को दिए। तो डॉक्टर साहब, अब आपकी जमात तैयार है, पीपल्स पार्टी तैयार है, अगर आपके खिलाफ भी स्क्रूटनी होती है, ये अभी जिक्र भी कर रही थी कमल साहिबा एक वीडियो का जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ है, जो जिक्र कर रही हैं, उसामा बिन लादेन का भी नाम आ रहा है और इस तरह की फंडिंग आप भी लेते रहे हैं, तो क्या आपके खिलाफ अगर तहकीकात होती है, जो आप इश्यूज उठा रहे हैं, पीटीआई ने डिले टैक्टिक्स यूज किए आपके मुताबिक, तो क्या आप तैयार हैं, फिर सामना करेंगे? अब आपने सवाल किया तो जवाब ले लें। देखिए, गुजारिश ये है कि अफगान मुजाहिदीन हो, तालिबान हो, उसामा बिन लादेन हो, ये जब तक ये है कि ये जो सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ते रहे, उस वक्त तक अमेरिका की नज़र में और अमेरिका के इत्तेहादियों की नज़र में वो हीरो थे, वो मुजाहिद थे। जब ये है कि उनका रुख अमेरिका के खिलाफ हुआ, जब अमेरिका ने हमला किया, फिर यह है कि वो सारे के सारे जो अमेरिका की नज़र में मुजाहिदीन थे वो दहशतगर्द करार पाए। तो बात यह है कि देखें, हमने किसी पाकिस्तान के दुश्मन से कोई ये है कि फंडिंग आज तक ली हो, हम मुजरिम है। क्या हमने किसी हिंदुस्तानी शहरी से फंडिंग ली हो, हम मुजरिम है।
किसी इसराइली शहरी से मुजरिम कोई फंडिंग ली हो मुजरिम है। अगर किसी जाके पाकिस्तानी के मुकाबले में किसी यहूदी की ये इलेक्शन कैंपेन में हमने हिस्सा लिया और उसकी हमायत की हो, तारीफ की हो और उसकी कैंपेन में ये भरपूर हिस्सा लिया हो, उसको जितवाने के लिए कोशिशें की हो, तो हम मुजरिम हैं। क्या ये है कि ये मुझे बता दें कि कौन सा इसमें से जुर्म हमने किया? ये तो सारे के सारे जो हैं, ये सारे जुर्म तो वो हैं जो पीटीआई के चेयरमैन करते रहे। अंदाजा कर लें कि आज ये है कि ये नौजवान पीटीआई के जो थे बेचारे, वो देखें ना, वो कोई गुलाम तो नहीं है ये इमरान खान साहब के कि जो वो वली अल्लाह होने का दावा कर रहे तो वो उनको फॉलो करे, ऐसी बात नहीं है। देखिए बात ये है कि उनको पता चल गया कि ये साहब जो है, हम तो आइडियलाइज करते रहे इमरान खान को। चलिए मैं आती हूँ आपकी तरफ से। गलत बयानी करते रहे। ये जो आप बात कर रहे हैं, इस पर हम बात करते हैं। मैं चाहूँगी बैरिस्टर साहब का भी टेक लूँ। इस्माइल कासिम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इस्माइल कासिम साहब, जाहिर है आप पहले भी जब इस शो में होते हैं, हमने 12 एक्सपर्ट्स के साथ ये बात की है कि अर्ली इलेक्शन क्या हल है जो इस वक्त मुल्की हालात हैं। आप चूँकि थोड़ा सा सियासी माहौल डिफरेंट होता हुआ नज़र आ रहा है, इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है अब कि वो तैयार है इलेक्शन के लिए, आपको लगता है कि ये राह हमवार हो रही है अर्ली इलेक्शन के लिए? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो करेक्शन, बैरिस्टर वो आपने इंट्रो में कहा वो नहीं हूँ मैं। नहीं, मैं बैरिस्टर अहमद साहब की बात कर रही थी कि मैं उनकी तरफ जाऊंगी। अच्छा, जी। अच्छा, तो देखें राह हमवार हो रही है या नहीं हो रही, काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जो 14 अगस्त को परेड ग्राउंड के अंदर एक तारीखी जलसा करने जा रही है पीटीआई, वहाँ पे अगला लाए अमल आपको नज़र आ जाएगा कि हो क्या रहा है। लेकिन 3-4 पॉइंटर्स हैं जिनको देखना ज़रूरी है। सबसे पहले खौफ की बात है, अगर अगला इलेक्शन हो भी जाता है और उसके लिए राहें हमवार हो भी जाती हैं, तो देखिए क्या नैरेटिव था पीडीएम के पास, नून लीग के पास। क्या वो कहते हैं आवाम को कि हमें वोट दें, हम चोर हैं, हम करप्ट हैं, हम मनी लॉन्ड्रर हैं? आप क्या कहते हैं आवाम को? तो आपको एक नैरेटिव चाहिए था जिसके ऊपर आप बिल्ड करके खेल सकते। ये ममनुआ फंडिंग केस इज़ ऑल अबाउट दैट। ये उसके इर्द गिर्द रोटेट करता है। इनको एक पॉइंटर चाहिए था, वो मिल चुका है इनको कि अब हम ये खेलेंगे। लेकिन व्हाट दे डू नॉट रियलाइज इज कि इससे मेरा ख्याल है कि एक वोटर जो होता है ना, मतलब कि आप कहते हैं कि लाखों हज़ारों करोड़ों नहीं, कोई एक वोटर भी होगा ना जो कि खान साहब का फॉलोअर है या जो उनको सपोर्टर है, ही अंडरस्टैंड्स द फैक्ट कि दैट दिस इज़ ऑल अ होक्स। ये इसमें कोई रियलिटी नहीं है। और हमारी मतलब अजीब सी बात है, मतलब मैं इस वजह से हैरान होता हूँ कि लोगों को क्या लगता है कि हम कौन से ज़माने में जी रहे हैं, अवेयरनेस ही नहीं है। वज़ीर इत्तलात कहना चाहिए, शायद वज़ीर गलत इत्तलात कहना चाहिए मरियम साहबा को। 40-40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं, इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं, उसके अंदर आप फॉरेन एजेंट कही जा रही है। फॉरेन फंडिंग की बात तो हो ही नहीं रही, ममनुआ फंडिंग इज़ द वर्ड। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दैट। तो जब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हों, इतना बड़ा ओहदा हो आपके पास, तो अपनी बेसिक्स को तो करेक्ट करें आप। ओवरऑल ये सिलेक्शन का राहें हमवार हो चुकी हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 14 अगस्त के बाद तो आगे गिनती के दिन होंगे एंड डार्क डेज अहेड फॉर PMLN एंड PDM। चले इसी पे हम ब्रेक ले लेते हैं और नाज़रीन ब्रेक लेते हैं। एक ब्रेक से हम वापस आएंगे और हम आगे चलकर बात कर रहे हैं कि ये जो ममनुआ फंडिंग है, अब पीटीआई के ख़िलाफ़ घेरा तंग हो गया है, तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। हम सवाल ये करेंगे अपने मेहमानों से कि क्या गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगवा सकती है? उनकी राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन ब्रेक से पहले हम बात कर लेते हैं क्या इलेक्शन कमीशन के कहने के बाद अर्ली इलेक्शन की राह हमवार हो गई है। ममनुआ फंडिंग पर अब हम बात करेंगे क्योंकि ममनुआ फंडिंग के मामले पर गवर्नमेंट इमरान खान की नहली और पीटीआई पर पाबंदी की कोशिशों में मसरूफ़ है। जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के लिए FIA ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है और पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट के 4 मुलाजमीन से फॉरेन फंडिंग और दीगर अकाउंट से मुतल्लिक भी पूछगछ की जा रही है। बैरिस्टर अहमद साहब, आपके ख्याल में ये जो गवर्नमेंट पीटीआई पर पाबंदी लगवाने की कोशिश कर रही है और ममनुआ फंडिंग, तोशा खाना रेफरेंस को मद्देनजर रखते हुए, आपको लगता है कि इमरान खान साहब नाअहल हो सकते हैं? 62(1)F की जो तलवार है उन पर लटक सकती है अगर लीगली पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो? देखिए जी, 62(1)F के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अनडिस्प्यूटेड क्लियर एविडेंस बिफोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद हो जो कि ये कहे कि कोई मिस डिक्लेरेशन हुई है, कोई कंसीलमेंट हुई है या कोई इस किस्म का मामला हुआ है जिसकी वजह से इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया जाए। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये इस वक्त थ्रेशोल्ड पूरा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो ममनुआ फंडिंग केस है, पहली तो बात है दैट इज़ नॉट अ जजमेंट, दैट इज़ एन इन फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी रिपोर्ट। उस रिपोर्ट के अंदर खुद लिखा हुआ है कि हमने आपको शो
कॉज नोटिस दिए कि आप हमें बताएं कि इसको क्यों ना जब्त कर लिया जाए, व्हिच मींस कि अभी दैट इज नॉट अ फाइनल डिसीजन। फिर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है कि सिर्फ शो कॉज दिया जा सकता है, कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़े स्ट्रॉन्ग एक्शंस प्रिस्क्राइब किए, जिसमें से एक ये था कि बेशक रेफरेंस भेज सकते हैं, फिर ये भी था कि कोई भी फेडरल गवर्नमेंट का इदारा कोई भी एक्शन ले सकता है। अब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर रही कि पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत एक्शन हुआ था, उस एक्शन जो है उसमें कॉन्फिस्केशन हो सकती थी फंडिंग की, लेकिन साथ साथ ये जो बात रेफरेंस भेजने वाली है ये तो आई 2017 के कानून में है, उसको ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि जो ममनुआ फंडिंग केस है, जो कि बेसिकली मरियम साहिबा ने उसके लिए वर्ड तो ठीक इस्तेमाल किया, फॉरेन एडेड पार्टी। फॉरेन एडेड पार्टी हैज टू बी रेड विद आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कोई भी चीज आइन के पैराए से बाहर नहीं जा सकती। आर्टिकल 17 आइन का ये कहता है कि अगर सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान या इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान के लिए फंडिंग इस्तेमाल हो तो बिल्कुल आप पार्टी को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। वो इशू मुझे यहाँ पर होता हुआ नजर नहीं आता। अगली बात जो है, मैं अभी मोअज़्ज़ज़ मेहमान साहब की बात सुन रहा था, चीमा साहब की, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की जब उनकी अपनी साइड की बात आई कि हमने इजराइल से लेके ये तो नहीं किया, हमने फलानी जगह से लेके ये तो नहीं किया। एग्जैक्टली यही थ्रेशोल्ड है जो कि आपने पीटीआई पर अप्लाई करना है, जो कि अभी फॉरेन फंडिंग केस फाइनल फैसला उस पर आना है। क्या इस फंडिंग को लेकर, जिसको आप प्रोहिबिटेड बोलते हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने कोई एजेंडा तो टो नहीं किया, कोई पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ काम तो नहीं किया? दैट इज द टाइम व्हेन यू कैन एक्चुअली फाइल अ रेफरेंस, और रेफरेंस में आप कह सकते हैं तो कि वैसे सब कानून क्या कहता है, आम आदमी के समझने के लिए कानून क्या कहता है? अब ये जो इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ कर दिया गया है, पीटीआई सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन से पूछगछ की जा रही है, स्पीकर जो रह चुके हैं असद कैसर साहब, उनको भी तलब किया गया है। अब ये ममनुआ फंडिंग को अगर मद्देनजर रखते हैं तो कानून इस मामले में क्या कहता है? ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बतौर जमात पाबंदी लग सकती है, क्या ये है? पहली तो बात ये जी कि इस वक्त ऐसी सिचुएशन नहीं है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर पाबंदी लग सके। ऑफ कोर्स 2017 के कानून में लिखा हुआ है कि अगर 2015 से रीड करके कि अगर आप फॉरेन एडेड पार्टी हैं तो ऑफ कोर्स इट कैन बी डिसॉल्व, जो कि अब 2017 में आ गई। बट ये जो काम इन्होंने एफआईए वाला किया है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, उसका ये काम नहीं है इन्वेस्टिगेट करना प्राइवेट पर्संस को। उसका जो 1974 का कानून है वो बड़ा क्लियर है कि वो फेडरल इंस्टीट्यूशंस के लिए बनाया गया है, लेकिन चूंकि वो अंडर द कंट्रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है स्कोर सेटल करने के लिए और उनसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ये सारी की सारी बातें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जब फाइनल फैसला आएगा, जो कि 15 दिन का शो कॉज नोटिस का टाइम खत्म होने के बाद, सुनने के बाद आएगा, तब होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब के जो वो नाअहली का रेफरेंस, उसकी डेट भी फिक्स करना शुरू कर दी है। मतलब मेरी समझ से बाहर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इस वक्त रोल प्ले कर रही है, मैं लीगली बात कर रहा हूँ, सियासी बात करना मेरा मकसद नहीं है, ना मैं उस पर स्पेशलाइज करता हूँ। लीगल बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज सर्टेनली ट्रांसग्रेसिंग बियॉन्ड इट्स डोमेन। लीगल डोमेन जो कानून है उनका 2017 का, वो और इसमें 2002 का लागू करते हैं, वो वाला, उन सब चीजों में वो ट्रांसग्रेस कर रही है। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस जाता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रेप्रिमांड ना करे सुप्रीम कोर्ट। अब मैं डॉक्टर निसार साहब आपसे क्विकली एक कमेंट लेना चाहूँगी, फिर मैं कमल साहिबा की तरफ जाऊँगी। अब आपने बैरिस्टर साहब की गुफ्तगू सुनी, आपके वुज़रा किस बुनियाद पर फिर कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगेगी? देखिए, पाबंदी के हवाले से मैं जो गुजारिश करूँ, मैं अपनी ज़ाती राय आपके सामने रखना चाहूँगा। मैं नहीं समझता कि किसी सियासी जमात पर इस तरह पाबंदी लगानी चाहिए। और मैं समझता हूँ जब भी इस तरह का कोई फैसला हुआ है तो वो इन द लॉन्ग रन काउंटर प्रोडक्टिव हुआ है। देखें, ये है कि ना किसी आप सियासी जमात को, सियासी लीडर को आप इस तरह ये कि सियासी मैदान से फारिग कर सकते हैं। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ देखें, अदालती कत्ल हुआ, जिसको ये हमेशा जुडिशल मर्डर की टर्म इस्तेमाल हुई। क्या उससे ये कि आप दिलों से निकाल सके हैं? मियां नवाज शरीफ के खिलाफ एक मज़का खेल सी बुनियाद पे कि जी बेटे से जो तनख्वाह लेनी थी वो नहीं ली, जो ली भी नहीं वो शो क्यों नहीं हुई? अंदाजा कर लें, इससे ज्यादा पूरी दुनिया की अदालती तारीख में इससे ज्यादा मज़का खेल ग्राउंड नहीं होगी किसी सियासी लीडर को डिस्क्वालीफाई करने के लिए। क्या आप उसको अवाम के दिलों से निकाल सके? कतई नहीं। इसी तरह ये मैं समझता हूँ इमरान खान भी एक जाहिर है कि एक अवामी लीडर हैं, तो उनकी पार्टी को इस तरह बैन करना मेरे ज़ाती राय में बिल्कुल नामुनासिब है। ये नहीं होना चाहिए। ये कि हम उनको उनके सियासी नज़रियात को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, उनका जो कुछ वो करते रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को हम एक सियासी मैदान में शिकस्त देंगे और उनके अपने करतूत काफ़ी हैं शिकस्त के लिए, कोई ऐसा मसला नहीं है। दूसरी बात जो है वो देखें, एक मैं ज़रूर गुजारिश करूँगा कि देखें
कि गुजारिश ये है कि जी 3 चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सामने आई हैं ये PTI के तर्ज अमल से। एक तो ये कि वो इदारा इनके लिए काबिल कबूल है जो खा वो इलेक्शन कमीशन हो, खा वो सुपीरियर जुडिशरी हो, खा मुसल्लह अफवाज हो, जब ये है कि वो उनका कोई फैसला, उनका कोई मौक़िफ़ इनके साथ है तो ये वो काबिल तारीफ़ हैं। अगर वो उनके खिलाफ है, कौमी मफाद में है, तो काबिल मज़म्मत है। इलेक्शन कमीशन के साथ इनकी रंजिश उस दिन शुरू हुई जब ये डस्का में इनका ये कि PTI गवर्नमेंट की धांधली का उन्होंने नोटिस लिया और जो मुलव्वस लोग थे उनके खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया। दूसरा जो एक बिल्कुल वाज़ेह तौर पर एक सामने चीज़ आई है कि ये माली इमदाद किसी भी शख्स से, किसी भी मुल्क से लेने के लिए, किसी भी गैर मुल्की शहरी से लेने के लिए तैयार हैं अगर उसमें इनका सियासी मफाद हो। चले मैं ये हर शख्स से लेने के लिए तैयार हैं, खा माजी में उनको बड़े बड़े चोर और डाकू कहते रहे हों, अगर उनके मफाद भी है सियासी मफाद में तो उनको ये है कि माजी के इनके अपने कॉल जो है उनको नजरअंदाज करके सही है डॉक्टर साहब लेने के लिए भी तैयार है, माली इमदाद लेने के लिए भी तैयार है। कमल साहिबा, ये असूल नहीं है। कमल साहब, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कोई नजरिया नहीं आपका, कोई असूल नहीं है, और ये भी कहा जा रहा है कि जब आपके खिलाफ फैसला आ जाए तो आप उनके खिलाफ हो जाते हैं अगर जो इदारा आपके खिलाफ फैसला दे। और साथ मेरा ये सवाल है कमल साहिबा, वज़ीर ख़जाना जो साबिक थे इसहाक डार साहब, उन्होंने मशवरा दिया है कि इस्तीफ़े दे दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वरना उन पर 4 साल के लिए नाअहल हो सकते हैं, उन पर पाबंदी लग सकती है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रेटजी है इस इन्वेस्टिगेशन जिसका आगाज़ भी कर दिया गया, ममनुआ फंडिंग को सामने रखते हुए, तोशाखाना रेफरेंस को सामने रखते हुए? देखिए दुआ, ये चौधरी साहब निसार साहब जो है ना, निसार चीमा साहब जी जी, ये मुझे अभी बड़े दावे कर रहे थे कि इन्होंने बड़ी दफ़ा मुझे कहा कि आप नून लीग ज्वाइन कर लें। मैंने इन्हें यही कहा था कि इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी, जिस दिन इमरान खान साहब आपकी पार्टी अगर ज्वाइन करेंगे तो मैं साथ आऊँगी। और जाहिर है वो इनके ऊपर जब करप्ट लीडरशिप बैठी हुई है तो कोई जी होश किस्म का शख्स, कम अज़ कम मेरे जैसा जिसके खून में अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी 1 रुपया हराम का नहीं आया, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो ज्वाइन नहीं कर सकती। इनके लिए मेरी नेक तमन्ना है, ये मुहिब वतन आदमी है, गलत साइड पे बैठे हैं और गलत सोचते हैं। अभी इन्होंने जितनी बयानात दिए पिछले सेगमेंट में जो ये बोलते रहे, अभी उसी को खुद कॉन्ट्रडिक्ट किया है। मैं इनको इन्हीं के स्टेटमेंट से बता सकती हूँ कि जो बयानात देते रहे वो क्या है। साकिब निसार साहब पे इन्होंने तनकीद की क्योंकि इनको जस्टिस कयूम वाला फार्मूला पसंद है, इनको नैब में सैफुर रहमान वाला पसंद है, क्योंकि वो वॉइस जो नोट्स हैं वो अभी भी आपके सामने सर्कुलेट करते हैं कि फ़ोन करके फैसले जब डिक्टेट कराए जाने वाले चीफ हों, जस्टिस हों, या फिर जहां वो तारड़ साहब ब्रीफ केस लेके पहुंच गए थे जजेस के पास, तो वो फार्मूले इनको पसंद है। अभी इन्होंने तनकीद की कि जी आपने साकिब निसार, अगर आपके अगेंस्ट फैसले आए तो सबसे ज़्यादा जुडिशरी के खिलाफ क्यों निकाला मुझे, कि मुहिम किसी और ने नहीं, नून लीग ने चलाई। सुप्रीम कोर्ट पे अगर अटैक किया तो वो आपकी पार्टी का शाखसान है। अल्हम्दुलिल्लाह हम में से किसी ने ये काम आज तक नहीं किया। इन्होंने कहा कि फौज पे यही मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जो नवाज शरीफ साहब के ही लगाए हुए हैं, हम में से किसी ने इनको अपॉइंट नहीं किया है। मरियम बीबी इन्हीं के ही इलाके में गुजरावाला में उनकी स्पीचेस उठा के सुन लें, इनके कायद जो है नवाज शरीफ की स्पीचेस उठा के सुन लें। आप चैनल्स बीप के बगैर वो चलाते नहीं थे। इन्हीं मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अगर किसी ने गालियां दिलवाई हैं तो इन लोगों ने दिलवाई हैं। तो माजरत के साथ चीमा साहब आपकी हिस्ट्री बहुत बुरी है, मगर यही हकीकत है। यही इलेक्शन कमीशन था जिसके सामने फजलुर रहमान और मरियम नवाज साहिबा ने हमारी हुकूमत के दौर में खुले आम आके रेड जोन में प्रोटेस्ट किया। हमने उन पर ना शेलिंग की, ना फायरिंग की, ना हमने उनकी तजलील की, हमने बल्कि उनको वहाँ पर सिक्योरिटी भी मुहैया की और बड़े आराम से वो जब दिल करता था आके प्रोटेस्ट करते थे। आपकी फाशिस्ट हुकूमत ने जब हम प्रोटेस्ट करने लगते पूरे इस्लामाबाद को कंटेनरिस्तान में बदल देते, क्योंकि खौफ बहुत ज़्यादा है, हवास बाख्ता बहुत ज़्यादा है। जिस यूथ को आप कह रहे हैं कि वो दिल बर्दाश्त होगी, आप जरा एक दफ़ा आए तो सही मैदान में, फिर आप देखेंगे कौन हवास बाख्ता हुई हुई है, कौन मायूस हुई हुई, आपको लग पते जाएंगे। वो जो लाहौर और जो पंजाब आप कहते थे स्ट्रांग होल्ड है आपका, वहां से आप वाइप ऑफ हो गए हैं। वो इनका कुकड़ी वजीर आला उतरे, कोई वो बेचारा वो जो है वो एक कॉमेडियन से उठा के इन्होंने बड़ी कोशिश की कि कॉन्सर्ट ही करा लें। वो जो यकजहती डे मनवा रहे थे वहां पे 100 बंदा नहीं इकट्ठा कर सके, इनकी पार्टी के लोगों को ही आके झूमर डालने पड़े, लेकिन फिर भी कोई आवाम नहीं आई। तो इमरान खान तो घर से बैठ के ट्वीट कर दे तो लिबर्टी चौक पे तिल धरने की जगह नहीं रहती। सो ये मामला है। अब आप आ जाए जो फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, देखिए मिस डिक्लेरेशन की बात हुई और बेचारे नवाज शरीफ साहब की ये बात कर रहे हैं। इनकी पार्टी और इलेक्शन कमीशन जो डेफिनेशन फॉरेनर्स की दे रहे हैं ना, उस हिसाब से हुसैन और हसन दोनों फॉरेनर्स हैं।
और अगर वो पार्टी के लिए और अपने बाप पे 1 रुपया भी खर्च रहे हैं तो वो फॉरेन फंडिंग में आएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। आप कोशिश कर रहे हैं ना कि किसी तरीके से कड़की लगा लें इमरान खान को, वो लगने वाली नहीं है, ये उल्टा बैकफायर करेगी। ये मेरी बात आज आप लिख के रख लें, क्योंकि उन्होंने लिख के दिया हुआ, स्टेटेड उनकी पॉलिसी है दोनों की कि हम बरतानवी शहरी हैं, हमारे ऊपर पाकिस्तान का कोई लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। इसलिए कंसीलमेंट ऑफ एसेट में और ये जो ममनुआ फंडिंग है इसमें भी बहुत फर्क है। इन लोगों की पार्टी को और इस नाअहल इलेक्शन कमिश्नर को एफिडेविट में और सर्टिफिकेट में फर्क नहीं मालूम है। मैं चाहूंगी कि हमारे इतने काबिल बैठे हुए हैं बैरिस्टर साहब, यही इनको समझा दे कि एफिडेविट में क्या फर्क होता है बयान हल्फी में और एक सर्टिफिकेट में। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड होता है, जो साइन कर रहा होता है, वो आई हेयर बाय डिक्लेयर टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज करता है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी जब वो साइन करते हैं ना अकाउंट्स पे, तो लोग उसमें ये एक जरूर बीच में क्लॉज डालते हैं, क्योंकि वो 100% कभी भी हो नहीं सकता है कि ठीक हो सके। 10 किस्म की, क्योंकि अकाउंटिंग में ये चीजें टर्म्स यूज होती हैं, और 16 इसमें से 12 अकाउंट्स इस तरह के निकाले गए हैं जिनको डबल चेकिंग की जा रही है। आज साबिक स्पीकर को बुला लिया, कल हमारे जो है वो स्टाफ को बुला के उनको हरास किया गया है। अगर हम इनके फार्मूलों पे चलते, जिस तरह मकसूद चपड़ासी और उसके समेत 4 गवाहान शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने के 1 महीने में सारे दुनिया से चले गए, ये FIA हमारे नीचे भी थी। ये फॉरेन फंडिंग का अगर केस तो कमल साहब यही तो वो बात करते हैं कि ये इनके लिए मकाफात अमल है। वो यही कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आपने भी यही किया, वो भी यही कह रहे हैं एहतसाब इंतकाम लिया आपने। बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। देखे मेरी बात सुने, इन्होंने अपना जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था उसके तमाम अफसरान समेत डॉक्टर रिजवान को तो दुनिया से ही रवाना कर दिया, बाकियों को लेफ्ट राइट कई छुट्टी लेके गायब हो गए। हरासमेंट ये FIA हमारे नीचे थी। हम ये सारी इंक्वायरियां अगर जायज होती या अगर 2 नंबरी हमने कोई करनी होती तो ये हुकूमत 10 अप्रैल से पहले तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास थी ना। ये हम इंक्वायरियों से सबको निकाल के क्लियर चिट्स दे देते। मुझे ब्रेक लेनी है कमल साहब, कोई मामला ही नहीं है और हम ट्रांसपेरेंसी पे बिलीव करते हैं। और जब ये 2 नंबरी कार्य, मैं आपको यकीन से बता रही हूँ, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में ये केस लगा, पहले 10 मिनट के अंदर अंदर ये सारी इनकी नाअहली, निकम्मापन और सब वाज़ेह हो जाएगा आपके मुताबिक, बदनीयती और जो दायरा कार से बाहर इख्तियारात से तजावुज कर रहा है इलेक्शन कमिश्नर और शरीफिस्तान जो इनका पर्सनल गुलाम है, ये 10 मिनट में इनकी कलई खुल जाएगी। सही है यानी जी, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे यहीं से कंटिन्यू। वेलकम बैक नाज़रीन। ममनुआ फंडिंग केस के मामले पर क्या गवर्नमेंट PTI पर पाबंदी लगवा सकती है, हम इस पर बात कर रहे हैं। इस्माइल कासिम साहब, आपने दीगर मेहमानों की गुफ्तगू भी सुनी, एक्सपर्ट ओपिनियन आपकी क्या है? अब इस केस को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या वाकई ये केस इतना स्ट्रॉन्ग है कि गवर्नमेंट इसको अगर परस्यू करती है तो जमात और इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? देखें, लीगल ओपिनियन तो बैरिस्टर अहमद पनसोटा साहब, उनसे अच्छी और इम्पॉर्टेंट बात किसी की हो नहीं सकती। इज़ एब्सोल्युटली राइट। और उन्होंने लीगल साइड जो है वो बड़ी अच्छे बेहतरीन तरीके से बताई है। और उनकी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था सर्टेनली ट्रांसग्रेसिंग बाउंड्रीज़, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्शन कमीशन के हवाले से। अगर साथ ही साथ मैं FIA की बात करूँ, पॉलिटिकल साइड जो है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। देखिए, हम कहते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बड़ी मासूम बन जाती है हमारी ना पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं। तो जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, इदारों का इस्तेमाल हो रहा है, उसने किया था हमने नहीं किया। FIA क्या कर रहा है? फिर वही बात है ना कि मातहत है हुकूमत के, तो चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब के अंडर है तो वो आएगा, वो अपनी मर्जी करवाएंगे और उसके अंदर यही कुछ हो रहा है। ओवरऑल 1% भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई यूजुअली डू नॉट मेक दिस सॉर्ट ऑफ बिग क्लेम्स। मैं इतने बड़े क्लेम कभी भी नहीं करता कि नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे हमेशा पॉसिबिलिटी छोड़नी होती है। आप इतनी बड़ी स्क्रीन पर बैठे हो तो आप कहते हो कोई बात घूम के वापस ना आ जाए, लेकिन ये बात मुझे पता है कि घूम के वापस नहीं आ सकती। वाई डू आई से दैट? बिकॉज इट्स द सेम कि वही बात मैं दोबारा रिपीट करूँगा कि खान साहब को जो एग्जैक्टली करप्ट साबित अगर हमने करना है तो इतना ही मुश्किल है जितना कि नवाज शरीफ को सादिक और अमीन साबित करना है। इट्स द सेम। मतलब मेरी अपनी लाइन नहीं है, लेकिन आई हैव टू कोट इट ओवर हियर। टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर भी अगर आप सोच रहे हैं कि आप उन्हें बाहर कर लेंगे, कंपटीशन से निकाल देंगे, तो दैट्स अनएथिकल। आप वो भी नहीं कर सकते, बिकॉज आवाम जाग चुकी है। दुनिया की तारीख उठा के देखें, हर मुल्क के अंदर जहाँ पे अवेयरनेस आ चुकी है ना, सोशली एक्टिव जब लोग हो जाते हैं वो तरक्की करती हैं कौमें। हमारी बदकिस्मती से मामला ये रहा है कि हमारी सियासतदानों ने जिस पटरी पे चला दिया, हम चलना शुरू हो गए। कोई आइडिया ही नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं, पता ही नहीं था। आवाम के अंदर सोच नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था। दिस इज़
द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया के ज़माने में आप किस किस को कैसे रोकेंगे? आप नई टर्म्स डिक्टेट कर सकते और नून लीग कैसे डिक्टेट करेगी? मैं एग्जांपल देता हूँ, आज की उन्होंने एक पोस्ट लगाई हुई थी, कोई घंटा 2 गुजरने के बाद मैंने रीट्वीट भी किया, उसके ऊपर मुश्किल से चंद लोग थे जो कि उसको देख रहे थे, उसको रीट्वीट कर रहे थे। जो कमेंट्स 160 मुश्किल से कमेंट्स थे, जिसमें से 150 थे जो कि अगेंस्ट थे। तो आप कैसी नैरेटिव बिल्डिंग करनी है? आपको बयानिया मिल गया है, आई अंडरस्टैंड कि अच्छा बयानिया जिसके आप खेलें, लेकिन आप किसको सुनाएंगे? आप प्रोपेगेट ही नहीं कर सकते। देयर इज नो फॉलोइंग लेफ्ट फॉर देम। बिल्कुल। बहरहाल जी, हम तो यही है कि जो भी होना चाहिए वो मुल्क और रियासत कौम के मफाद में होना चाहिए। गवर्नमेंट सियासी पिच पर अपोजिशन या जो तमाम सियासी जमातें हैं वो ज़रूर खेलें, लेकिन इसमें ये मत भूलें कि आपने एक आम आदमी को क्या रिलीफ देना है, जिन्होंने आपको वोट दिया है, जिनके वोट से आप सिलेक्ट होते हैं और आप उस इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठते हैं जिसकी जंग हमेशा से जारी रहती है और जिसमें आप उन्हीं लोगों को ये भूल जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।